हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद का लक्षण लिखिए। दोहा यह मात्रिक अर्ध छंद है। इसके विषम प्रथम यानी कि तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम दूसरे व चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय में स्वस्थ जल की व्यवस्था करवाने के बारे में मुख्य अध्यापक को एक पत्र लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सेवा में। नेक्स्ट लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। नेक्स्ट यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, मॉडल संस्कृति स्कूल कहाँ पे है उसका एड्रेस लिखना है, जैसे बारडा चरखी दादरी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखनी है डेट, ठीक है, डेट जैसे 2022-23 जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके नीचे सब्जेक्ट यानी कि विषय लिखना है। तो विषय यहाँ पे देख सकते हैं, स्वस्थ जल की व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु। यहाँ से स्टार्ट करना है महोदय। सविनय निवेदन है कि हमारे स्कूल में पिछले कुछ दिनों से पानी पीने का पानी स्वस्थ नहीं आ रहा है। पानी में छोटे छोटे कीड़े भी आ रहे हैं। पानी में बदबू भी आती है। गंदा तथा दुर्गंध युक्त पानी पीने के कारण बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कर्मचारियों से कहकर पानी की टंकी की सफाई हर सप्ताह करवाने की कृपया करें, जिससे छात्रों को पीने योग्य स्वस्थ पानी मिल सके। और लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कौन सी क्लास है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। जो प्रार्थना पत्र है और किसी का भी आ सकता है, तो जिसका भी आए आपको सेम पैटर्न यहीं पे इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अथवा में, देखिए एक और दिया गया है यहाँ पे। अथवा में है कि मोबाइल गेम का दुष्परिणाम बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है। यहाँ पे आपको इसमें पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखना है अपनी जगह, जैसे चरखी दादरी, मेरे प्यारे छोटे भाई। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है आपको अपना नाम, ठीक है, सॉरी भाई का नाम। नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट में बात करें तो यहाँ पे लिखना है मोबाइल गेम का दुष्परिणाम बताते हुए पत्र, यानी कि जो मोबाइल के क्या क्या साइड इफेक्ट है। यहाँ से स्टार्ट करना है नीचे से। मोबाइल फ़ोन आजकल हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हर किसी के लिए आज के समय में मोबाइल इतना आवश्यक हो गया है कि उन्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहता। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आप किसी भी चीज़ की आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मोबाइल गेम भी इनमें से एक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन से कैंसर का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को पूरा दिन अपनी जेब में रखते हैं तो ट्यूमर होने की आशंका हो सकती है। मोबाइल फ़ोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों का प्रभाव आपकी हड्डियों पर भी पड़ता है। उनमें मौजूद मिनरल लिक्विड समाप्त हो सकता है। इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है, मोबाइल गेम बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। बच्चे दिन भर मोबाइल गेम में व्यस्त रहते हैं और पढ़ाई का नुकसान कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा मोबाइल गेम न खेलें। लास्ट में लिखना है जो लेटर लिखने वाला है उसका तुम्हारा भाई साहिल, यानी कि नीचे जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखना है, कौन है, और ऊपर लिखना है किसको लिख रहा है वो पत्र, ठीक है, जिसके लिए पत्र लिख रहा है। जैसे आपने छोटे प्यारे भाई का नाम यहाँ पे लिखना है। ये पत्र और भी कौन सा भी आ सकता है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, इंटरनेट का महत्व, योग और स्वास्थ्य, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरा प्रिय नेता। तो ये पत्र आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार लिख सकते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है तो ये आपको खुद करना है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, यदि आप इनमें से निबंध लिखना चाहें तो कौन सा लिखना चाहेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको निबंध लिखना पड़े तो आप इनमें से कौन सा लिखेंगे। लगभग पेपर में इन्हीं में से आ जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है। इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो काव्यांश को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो इसमें कवि का क्या नाम है और कविता का क्या नाम है। तो देखिए, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है, जिसे मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें भाव सौंदर्य क्या है। तो देखिए, तुलसीदास जी कृत बालकांड के इस पद में श्री राम
परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए विनय कर रहे हैं, लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं होता है और वे लक्ष्मण जी से भी जो है कटु वचनों का उपयोग करते हैं। परशुराम जी से श्री राम जी कहते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, आपका क्या आदेश है, आपको क्या कहना है, मुझसे कहिए। इस पर क्रोधित परशुराम जी कहने लगे कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, धनुष तोड़कर तो उसने लड़ाई का कार्य किया है, यह तो शत्रुता का कार्य है। जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरा ऐसे शत्रु है जैसे सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु है। वह व्यक्ति जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह राजाओं के समूह को छोड़कर सामने आए, अन्यथा समस्त राजा मेरे हाथों मारा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, उनके आंसर आपको देने हैं। कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी का कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करता है वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है, जिसके बाद बेटी अपने माता पिता यानी कि माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया गया है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया है उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माता को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। उत्साह कविता के केंद्र भाव है कि उसमें कवि चाहता है कि बादल पोहाना बरसने की बजाय गरजने के लिए कहता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बादल के गरजने से मनुष्य के अंदर क्रांति की भावना जाएगी, और वह यह भी जानता है कि सुहाने और बरसने से मनुष्य के अंदर क्रांति की भावना नहीं जग सकती। नेक्स्ट है, पठित पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया गया है। यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यवहारिक और अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि यह एक बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में तो उन्होंने पहले कभी न सुना और न देखा है। इसलिए उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका चित्त एकाग्र नहीं होगा, परंतु कृष्णमय होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले को योग की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा का दिव्य चमक क्यों कहा है। तो यहाँ पे देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था और वह लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। वे जिससे भी एक बार मिलते थे सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था और उनका कष्ट दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न करते थे। इसी के थ्रू में एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य स्पष्ट करना है। तो देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से लेखक ने समाज के उस सामंती वर्ग का व्यंग्य किया है जो वास्तविकता से दूर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। समाज में आज भी ऐसी दिखावटी संस्कृति दिखाई देती है जिनके अधीन लोग यथार्थ से दूर केवल दिखावे के लिए अपने सन के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश से संबंधित नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि जो गद्यांश लिखा गया है उसका प्रश्न देना है। गद्यांश है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवर तरंग झंकार सी उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम और पाठ का नाम बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने भगत के संगीत को जादू क्यों कहा है।
भगत के संगीत को जादू क्यों कहा है? सबसे पहले बात करें तो इसके जो लेखक है ये है रामवृक्ष बेनीपुरी और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। यह क्या है, यह कौन है, पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपणी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेती में बैठा रही है। उनका कंठ एक एक सन की संगति जो है संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ और ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। कुछ तो इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? बाकी जो है इसकी जो कंप्लीट है स्पष्ट करना है तो ये आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यशपाल या स्वयं प्रकाश का जो जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यशपाल के लिए। ठीक है, सन 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कागड़ा उस्तर लाहौर से हुई। भगत सिंह एवं सुखदेव से परिचय हुआ। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े। सन 1976 में जो इनका निधन हो गया। कहानी संग्रह की बात करें, कहानी संग्रह तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान। उपन्यास की बात करें तो झूठा सच, अमिता पार्टी, कामरेड और दादा कामरेड, ये इनकी जो है कहानी संग्रह है। साहित्यिक विशेषता की बात करें तो सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड एवं रूढ़ियों के विरुद्ध, देश विभाजन की त्रासदी का चित्रण, सजीव एवं स्वाभाविक भाषा और यथार्थवादी शैली। नेक्स्ट यहाँ पे अथवा में एक और दिया गया है जो हमने ऊपर बताया था। तो जो अथवा में दिया गया है स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय लिखना है। तो स्वयं प्रकाश, इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इंदौर में ही संपन्न हुई। उच्च शिक्षा के रूप में स्वयं प्रकाश जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक की शिक्षा ग्रहण की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में राजस्थान राज्य में नौकरी की। कुछ समय नौकरी करने के पश्चात इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। आज स्वयं प्रकाश जी भोपाल मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और वहाँ वसुधा नामक पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए, साहित्यिक विशेषताएं, स्वयं प्रकाश के साहित्य पर आदर्शवादी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव है। इनकी कृतियों में देश, समाज, नगर, गांव की सुख समृद्धि देखने की आकांक्षा प्रकट हुई है। भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्य उनमें प्रवाहित हुए हैं। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है? तो यहाँ पे आंसर है, सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन है वहाँ के चाय के बागान में काम करना। वे सड़क निर्माण के कार्य में भी मजदूरी करने से अपनी जीविका चलाते हैं। वे आलू की खेती करते हैं और आलू द्वारा अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। वे धान की खेती भी करते हैं। तो मेन जो काम है उनका क्या है, चाय के बागान में काम करना। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे डैश डैश है कि आगे तक है ये लाइन। प्रार्थना के भाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका भाव क्या है ये बताना है। तो जिसका अर्थ था, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी सारी अच्छाइयों को समर्पित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में सांप निकलने की घटना से भोलानाथ एवं साथियों की क्या हालत हुई? तो यहाँ पे बताया गया तो चूहे के बिल से निकले सांप को देखकर भोलानाथ और उसके साथियों की हालत डर कर बहुत बुरी हुई। भोलानाथ डर के मारे गिरता हुआ भाग कर घर की ओर भागता है और उसे भागते रास्ते में जो है बहुत चोटें लगती है। वह अपने पिता के पास न जाकर सीधे अपनी माँ के पास जाकर आंचल में छुप गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार जॉर्ज के नाप की नाक की खोज में देश दौरे पर किस किस प्रांत में पहुंचा? तो वह जो पहुंचा मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के ऐश्वर्य का जो वर्णन करें। तो उनकी जो है चमक जो थी, ऐश्वर्य थी, उनका वर्णन करना है।
तो यहाँ पे देखिए इसके आंसर देख लेते हैं। अखबारों ने प्रकाशित किया कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिस पर करीब 400 पाउंड का खर्च आया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक का दिन शानदार झांकियों और रस्मों का दिन था, जिसे दुनिया भर में मनाया गया था और एक लंबे समय तथा ऐतिहासिक शासनकाल की शुरुआत से के रूप में चिन्हित किया गया था। तो ये जो है, यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।